रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा है कि युद्ध के मैदान में समाधान खोजना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं इससे पहले कल पुतिन और मोदी डिनर पर मिले थे। दोनों के बीच की केमिस्ट्री जबरदस्त दिखी। डिनर डिप्लोमेसी का असर भी तुरंत दिखा। रूस में जो भारतीय यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उनको भारत भेजने पर पुतिन राजी हो गए हैं। इसे बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए शांति का संदेश दिया है और कहा है कि युद्ध के मैदान से समाधान संभव नहीं है। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। भारत और रूस के संबंध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 25 साल में हमारी लगभग 22 द्विपक्षीय बैठकें हुई है और ये हमारे संबंधों की गहराई को दर्शाता है। पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई है। यदि ये अपने आप में और जो मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत के दौरान कोरोना काल के वक्त हुई भारत रूस की पेट्रोल डीजल डील की भी सराहना की। मोदी ने कहा कि हमारे इस कारोबार के कारण भारत के लोगों को पेट्रोल डीजल की जो महंगाई थी उसकी मार से हम बचा पाए। दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले पीएम मोदी आज क्रेमलिन में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि वो भारत की मिट्टी की महक लेकर आए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने भारत रूस के मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस का नाम आते ही हमारे मन में आता है सुख दुख का साथी। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय पर हर घर में सिर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गाना गाया जाता था। ये गाना भले ही पुराना हो गया है लेकिन भावनाएं एवरग्रीन है। गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है।
तो प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे की और लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अब रुख कर लेते हैं बाजार का, जहां पर आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन एक तेजी बाजार में देखने को मिली। एक बार फिर आज सेंसेक्स निफ्टी नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 80,397 तो निफ्टी ने 24,443 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। सुमित, बाजार की सबसे पहले तो आप हमें आज के बड़े हाईलाइट्स बताइए। तो नए रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार फिर से आज पहुंचे 24,400 के ऊपर। निफ्टी ने अपनी तेजी दिखाई और इस तेजी के पीछे आज के जो ड्राइवर थे वो था मारुति और ऑटो सेल्स के, ऑटो के तमाम स्टॉक और साथ साथ एफएमसीजी के स्टॉक्स यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो इन दोनों के दम पे बाजार में खरीदारी रही, प्लस कुछ हद तक हैवी वेट की तरह सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा और सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा था। निफ्टी बैंक भी एक अच्छी तेजी के साथ या बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार आज ऑटो और एफएमसीजी स्पेस के ऊपर, जिसके दम पे मार्केट्स में एक बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। जी, तो सुमित, आज किन शेयरों में एक्शन सबसे ज्यादा था? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डालिए तो आज मारुति था। आज 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप मारुति के स्टॉक में पार हुई और करीब 6.5% का उछाल रहा। डीवी स्लैब 2% ऊपर, एमएनएम 2.5% की तेजी यहां पर और टाइटन 2% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में रिलायंस प्रॉफिट टेकिंग में, टाटा कंज्यूमर 1% नीचे, बजाज फाइनेंस 0.5% और ओएनजीसी 0.5% बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में ग्लैंड फार्मा 8% ऊपर रहा, यूनियन बैंक 5% ऊपर, टोरेंट फार्मा 3% ऊपर और अपोलो टायर्स करीब 3% तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में आरवीएनएल का नाम था, प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए। आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2.5% नीचे, पेटीएम 2.5% नीचे और बंधन बैंक 2% बिकवाली यहां देखने को मिली। एफ&ओ में टॉप गिनर में रहा मारुति 7%, बॉश 3.5%, अपोलो टायर्स करीब 3% और इंडिया मार्ट 2.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। एफ&ओ में गिरने वाले शेयरों में चंबल फर्टिलाइजर 4% नीचे, आरबीएल बैंक 3%, एमसीएक्स करीब 2% नीचे और बंधन बैंक करीब 2% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। जी, शुक्रिया। 23 जुलाई को देश का बजट पेश होना है, तो बाजार को बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर सीएनबीसी आवाज ने वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सीईओ रवि धर्माशी से बातचीत की। रवि धर्माशी के अनुसार बजट से पॉजिटिव फैसले सामने आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के कैपेक्स से जुड़ी कंपनियों से सतर्क रहने की सलाह भी दी। रोज सुन रहे हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई भी जगह पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और मार्केट छोड़ के भाग जाना चाहिए। पहला अप्रोच तो ये रहना चाहिए कि आप इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहिए। दूसरा, कौन से सेक्टर्स की तरफ जाना है, कौन से स्टॉक्स की तरफ जाना है, यस दैट इज समथिंग दैट वी कैन कीप रीवैल्यूएटिंग। तो हमारा ये मानना है कि जो स्टॉक्स, जो कंपनियां ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स से ओरिएंटेड है, वहां पर हमें थोड़ा सा अभी कॉशियस हो जाना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं 2 सेक्टर की बात करूं तो रेलवे और डिफेंस, बिकॉज ये एक्चुअली पूरे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपेक्स पर डिपेंड करते हैं। भारत में जॉब्स डेटा को लेकर जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में सिटी ग्रुप ने एक रिपोर्ट में भारत में नौकरियों को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद सरकार और आरबीआई ने नौकरियों के आंकड़े पेश कर दिए, जो ये दिखाते हैं कि देश में हर साल करोड़ों नौकरियां मिल रही हैं। भारत में क्या है, नौकरियों का सच क्यों मचा है, इस पर घमासान और सरकार को नौकरियों के मौके बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। नौकरियों की कमी नहीं। सरकार चावल एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चावल की कुछ वैरायटी को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल सकती है। वहीं उत्पादन में गिरावट से चाय की कीमतों में तेजी है। डिटेल्स के साथ है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी मनीषा, दोनों ही, चाय की बात हो चाहे चावल की, इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? चावल से यहाँ पर शुरुआत करें तो जी हाँ, ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी समय से चल रही है। जब से सरकार के सूत्रों से मालूम पड़ा है कि चावल उनके पास एक्सेस पड़ा है, तब से ये माना जा रहा है कि चावल में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने पिछले साल लगती हुई देखी थी, वो शायद यहाँ पर हटती हुई नजर आएंगी। तो एक चीज़ जो आपको देखनी है वो ये कि जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है बासमती का लेकर, वहाँ पर उसे घटाया जा सकता है। दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर वाइट राइस को लेकर है, वो भी शायद खुलती हुई नजर आएगी। और जो पारबॉइल्ड चावल पे 20% की ड्यूटी है एक्सपोर्ट को लेकर, वो भी शायद कम
की जा सकती है या वहां पर एक डायनामिक जो ड्यूटी है वो यहां पर लगाई जा सकती है। नाउ इंटरेस्टिंगली जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं उससे माना जा रहा है कि 18 मिलियन टन चावल एक्सेस है सरकार के पास। और चावल की अगर अब खेती की बात की जाए, चावल एक खरीफ क्रॉप है, मॉनसून अच्छे खासे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 18% ज्यादा चावल की बुआई अब तक की जा चुकी है। तो जब तक यहां पर हार्वेस्ट आनी शुरू होगी जो कि सितंबर अक्टूबर का महीना होगा, उस समय पे सरकार को फिर से चावल यहां पर प्रोक्योर करना होगा। और जिस तरह की स्थिति फिलहाल चावल की देश में है, काफी ज्यादा चावल है, तो माना यह जा रहा है कि इस महीने के एंड तक सरकार एक पॉलिसी लेके आ सकती है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स यहां पर किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हम खुलता हुआ देखेंगे। इवन एज ऑफ नाउ हमने देखा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काफी हद तक राइस यहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन प्राइवेट ट्रेड के लिए ये खुल सकता है और वो एक यहां पर पॉजिटिव है, चाहे वो बासमती हो या फिर नॉन बासमती, दोनों ही सेक्टर्स में हमने एक पॉजिटिव क्यू यहां पर आता हुआ देखा है। तो एज अर्ली एज दिस मंथ एंड में हम वो पॉलिसी चेंजेस आता हुआ देख पाएंगे। तो ये तो बात हुई चावल की जहां पर काफी पॉजिटिविटी है, लेकिन चाय की अगर बात करें तो यहां पर हमने प्राइसेस बहुत तेज बढ़ते हुए देखे हैं। अगर आप इंडियन प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर लगातार गिरावट है। माना यह जा रहा है कि पिछले साल चाय का उत्पादन इंडियन मार्केट्स में रिकॉर्ड हाइस पे था, लेकिन उससे 100 मिलियन किलो हम यहां पर कम उत्पादन होता हुआ देखेंगे, तो उसका यहां पर सपोर्ट है। जिस तरह से हमने टी बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आते हुए देखी है, वो लोग कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ चाय के प्राइसेस पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा हैं और जब तक ये साल खत्म होगा हम 16 to 20% ऑन द हायर साइड ही रहते हुए नजर आएंगे। तो प्रोडक्शन कम है, प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है यहां पर भी हमने 37% का इजाफा देखा है इस साल के पहले 4 महीनों में, तो वहां से भी सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इंडियन प्रोडक्शन की बात करें तो मई के महीने तक जिस तरह के आंकड़े आए हैं 30% कम यहां पर प्रोडक्शन है। तो जो भी आप यहां पर नंबर्स देखें काफी सारे पॉजिटिव हैं और चाय के प्राइसेस आज या कल ही नहीं बल्कि माना यह जा रहा है कि इस साल के अंत तक भी यहां पर काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सड़क, हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस सेक्टर में 5 से 10% तक बजट का आवंटन बढ़ सकता है। पूरी खबर हमें बताएंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, इंफ्रा पे ऑलरेडी सरकार का बड़ा फोकस है, इस बार किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी बजट में? दरअसल बजट में क्या है कि सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी रहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि इसका असर अलग अलग सेक्टर पर पड़ता है। तो जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इंफ्रा पर सरकार का फोकस जारी रहेगा और इस बार इसका दायरा काफी बड़ा होगा। गांव की सड़कों से लेकर के छोटे मझोलों सड़कों से लेकर के हाईवे तक सरकार यहां पर फोकस करने वाली है। एक एक करके बताऊं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा। सिर्फ गांव तक सड़कें नहीं पहुंचाई जाएंगी बल्कि गांवों से लेकर के जो शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल है, बाजार है, वहां तक कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे, जो बड़े बड़े शहरों में तो आपने रिंग रोड देखे होंगे, लेकिन मझोले शहरों में जहां ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा होती है वहां भी रिंग रोड का विस्तार करने पर जोर दिया जाएगा। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा नजर रहती है वो हाईवे सेक्टर का क्या होगा। तो हाईवे सेक्टर पर भी सरकार का फोकस रहेगा और 15,000 किलोमीटर चालू कारोबारी साल में हाईवे बनाया जाए, इसका लक्ष्य का ऐलान सरकार यहां पे कर सकती है। ये बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा जहां पे टोल रहेंगे, बाकी चीजें रहेंगी। तो इस हाईवे का ऐलान किया जा सकता है और इसमें सबसे ज्यादा ये रहता है कि सरकार खर्च कितना करेगी। तो खर्च के लिहाज से 5 से 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है पिछले कारोबारी साल के मुकाबले। अंतरिम बजट में सरकार ने 2,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो मोटा मोटी उतना ही था जितना पहले था, लेकिन इस बार अंतिम बजट में सरकार इस पे आवंटन बढ़ा सकती है 5 से 10%। लेकिन सबसे खास बात कि निजी निवेश को बढ़ावा देने पर काफी ज्यादा जोर होगा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल पर काफी ज्यादा जोर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही निजी निवेश आकर्षित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं इस बजट में। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे प्रधानमंत्री के रूस दौरे से जुड़ी खबरों का और सीधे चलेंगे मॉस्को, जहां से हमारे संवाददाता आनंद नरसिम्हन जुड़ रहे हैं। जी आनंद, तो काफी हैपनिंग है आज का दिन, द्विपक्षीय वार्ता रूस और भारत के बीच में काफी कुछ चीजें हो रही हैं, अभी क्या ताजा अपडेट है?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद पर जो बात हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रूस यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर भी भारत ने शांति की बात और शांति की बहाली की बात की। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका रवैया बहुत अनुकूल था, जिसकी वजह से मुझे बहुत आशा जगी है, आशा मिली है। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और ये जानबूझकर ये कहा है ताकि विश्व पटल पर जो निगाहें सबकी मॉस्को पर थीं वो सब पर बयां रहे, सबको समझ आए कि भारत यहाँ क्या कर रहा है और क्या कोशिश कर रहा है। किसी की भी संप्रभुता पर कोई आघात नहीं पहुंचे, यही भारत का पोजीशन है कि बम बंदूक के बीच में शांति की वार्ता नहीं हो सकती। यू कैन नॉट टॉक पीस इन द बैटलफील्ड। ये आमने सामने बैठकर डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही इसको निपटाया जा सकता है। ये तो राजनीतिक बात हुई, लेकिन आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो 2-3 बड़ी बातें हैं। देखिए, हमें हमारे 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स कुडंकुलम प्लांट में बने हुए हैं जो 1000 मेगावाट्स का पावर आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। 2 और यूनिट समाप्त बनने वाले हैं बहुत जल्दी, और इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म लेवल पर फ्यूल की आपूर्ति की आवश्यकता है, जिस पर हमने रशिया से कमिटमेंट की मांगी है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा उठाया फर्टिलाइजर्स का। रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये 3 देश हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर्स, और युद्ध के बाद से फर्टिलाइजर्स की कमी बहुत ज़्यादा हमें खल रही थी। इसलिए हमने थोड़ा एशिया ओशिनिया उस एरिया में भी हमने कुछ देशों से फर्टिलाइजर्स के लिए कोशिश की थी। लेकिन रूस ने पिछले साल 48 लाख टन ऊर्जा क्या कहते हैं आपको यूरिया या फर्टिलाइजर खाद्य पदार्थ जो है हमको भेजे हैं, जिसकी आवश्यकता हमारे किसानों को है। इस बार खरीफ और राबी के क्रॉप्स हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी तरीके का संकट ना हो, हम चाहेंगे कि ये आप सप्लाई आगे रखें। और रूस ने भी इस पर कहा है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन और आपस में लोगों के लिए हम ये इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और जो बन पड़ेगा वो करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात अगर आप देखें तो एनर्जी पर, क्रूड, हमने करीब 80 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड हमने इंपोर्ट किया। और प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि देखिए, भारत और भारतवासियों को एनर्जी क्राइसिस से नहीं झेलना पड़ा। अभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के अंदर हैं, और वो इसीलिए क्योंकि रूस ने हमें तेल बेचा और हमने रूस से तेल खरीदा, वरना करीब 350-400 रुपए पर लीटर के दाम हम तक पहुंच सकते थे। और सिर्फ भारत में नहीं, उन्होंने ये कहा कि दुनिया के बाकी दुनिया को भी ये समझने की आवश्यकता है कि ग्लोबल लेवल पर अगर क्रूड की स्टेबिलिटी और ऑयल प्राइसेस पर अगर एक लेवल पर स्टेबिलिटी हम ला पाए हैं, वो इसीलिए क्योंकि भारत और रूस का ये एग्रीमेंट था। तो ये इशारा दूसरे देशों पर भी कि भाई आपने रूस से सैंक्शंस की वजह से डायरेक्टली नहीं खरीदा, लेकिन वाया इंडिया तो लिया, जिसकी वजह से यूरोप और कई और देशों में, अन्य देशों में तेल के दाम बढ़े जरूर हैं, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन, अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन क्रूड प्राइसेस का नहीं हुआ। तो इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और ये भी एक फोकस एरिया था। तो ग्रीन ग्रोथ, डेवलपमेंट और नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, मुंबई से मॉस्को को जोड़ना और चेन्नई से व्लादिवोस्तोक को जोड़ना, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और एक पैन पैसिफिक, पैन इंडो पैसिफिक कॉरिडोर, इस पर भी बात हुई है। ट्रेड कॉरिडोर को और आगे विकसित करने पर बात हुई है। तो कहीं ना कहीं थ्रस्ट मल्टीपल लेवल्स पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और भारत साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन का ब्रिक्स समिट जो सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देना बहुत बड़ी बात यह है। इशारा ये कह रहा है कि क्या रशिया, इंडिया, चाइना, RIC ये एक बढ़िया सा ट्रेड ब्लॉक, इकोनॉमिक ब्लॉक बनकर उभरेगा, क्योंकि कजाकिस्तान में SCO के पटल पर उसके साइडलाइंस में जो वांग यी और जो सुब्रमण्यम जयशंकर की बात हुई है, रूसी सूत्रों का ये कहना है, और मैं कह रहा हूँ जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ट्रैवल करते हैं उनका कहना है कि बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े गेन्स वहाँ पर हुए हैं, और रूस ने इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत की है, मध्यस्थता की है, चीन से भी बात की है, भारत से भी बात की है, और ये समझाने की कोशिश की है कि विस्तारवाद नहीं, विकासवाद पर फोकस करने की आवश्यकता है। और क्या ये देश साथ मिलकर ये करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ का मुद्दा भी उठाया, जहां ये कहा कि जो विकासशील देश हैं वो अगुवाई के लिए हमारी तरफ देख रहा है। भारत उनकी अगुवाई करना चाहता है, लेकिन बिना चीन के, रूस के समर्थन के ये नहीं किया जा सकता, और इसलिए हमें आवश्यकता है कि ग्लोबल साउथ का भी हम ख्याल रखें, क्योंकि ये सारे लीडर जो हैं, ये सारे देश जो हैं ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश हैं। अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बात करें, साउथ अमेरिका में बात करें और एशिया ओशिनिया में बात करें, कई सारे देशों को रूस, भारत और चीन की तरफ वो देख रहे हैं। और भारत बिकॉज एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो कई सारे लेवल्स पर ये चर्चाएं हुई हैं। और अगर आप इसको परत दर परत खोल के देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने में ही सबका भला है। विकासवाद पर फोकस करें, विस्तारवाद पर नहीं। कहीं ना कहीं मिशन मॉस्को का यही मूल मंत्र रहा है। जी आनंद, बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने बताया कि आज क्या कुछ रहा, भारत का क्या पक्ष रहा, किस तरीके से रखा, आर्थिक पहलुओं पर, राजनीतिक पहलुओं पर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इस पूरे दौरे का क्या महत्व रहेगा। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए यहाँ पर अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ और अहम खबरें।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थान IIM अहमदाबाद के सीनियर स्टूडेंट्स की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये हमने जानने की कोशिश की है। हमारे संवाददाता केतन जोशी IIM कैंपस में पहुंचे थे, उनकी पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स की वित्त मंत्री से क्या है उम्मीदें, आइए हम बारी बारी सबसे जानते हैं। अच्छा बताइए, आप क्या चाहेंगे? हमारा देश इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ की समस्या से जूझ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर की तरफ जब जा रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट IIM में कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, उस तरह से सभी होनहार स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ थोड़ा और बढ़ावा देना चाहिए। सो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एरिया है जो मुझे लगता है थोड़ी पॉलिसीज उसके लिए और फॉर्म होनी चाहिए। रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अभी भी सिर्फ 50% है। दैट इज आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हैम्पर कर रही है फीमेल्स को कि वो डिजिटल लिटरेसी नहीं हो पा रही है उतनी। दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड समवेयर और द अदर। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली थिंक इज द नीड ऑफ द आवर। अभी भी 40-45% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्री एंड एग्री रिलेटेड। तो इसके लिए आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड हाउ टू ऐड वैल्यू टू फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया। सो आई थिंक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो सेक्शन 80C है उसका एग्जेम्पशन लिमिट हाइक किया जाए, जो कि लास्ट 2014-15 में किया गया था। और हेल्थ इंश्योरेंस जो कि अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो GST रेट है वो 18% से लेके 5% में लाया जाए, ताकि सबको सुविधा मिले हेल्थ इंश्योरेंस की। कुछ अन्य स्टूडेंट्स की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आप क्या कहेंगे? Ministry of Defence still has the highest allocation according to the budget, and it's progressive that the government has come up with a positive indigenization list. So in this context, I think domestic startups in this defence and space sector need to be promoted. मेरा मानना है कि हमारे यहाँ दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। एक है अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत फंडामेंटल, जिसमें RCTs का डेवलपमेंट करके हम रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा सकते हैं। और दूसरा सस्टेनेबिलिटी, जिसमें 2070 तक टारगेट अचीव करना था कार्बन न्यूट्रल का। तो वो टारगेट से हम अभी थोड़ा सा दूर हैं, जिसके लिए हम EVs के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? आई थिंक G20 और इंडियन बजट में दोनों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान था गवर्नमेंट का, बट AI और साइंस एंड टेक में अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा बजट नहीं है। तो आई थिंक उसके बजट में इजाफा होना चाहिए। मुझे लगता है एज हाईएस्ट टैक्स पेयर्स मोस्ट ऑफ द पीपल सैलरीड लोग होते हैं, तो उनके लिए थोड़े नए डिडक्शंस ला सकते हैं। लाइक सैलरी डिडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम टू 1 लाख फ्रॉम 50,000, और भी PF के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो ज़्यादातर सेक्टर की जो ज़रूरत होने वाली है उनके ध्यान में रखते हुए यहाँ से एक सजेशन दिया गया है। अगर वित्त मंत्री इस पर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से न केवल हमारा बजट अच्छा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो क्या इस बार बजट में सरकार का फोकस किसानों पर होगा? क्या है किसानों की सरकार से मांग? इस पर किसानों के साथ चर्चा की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। वो जी वो 6,000 रुपये का ही प्रचार करा जा रहा है। 6,000 नहीं, उससे आप क्या हो, क्योंकि पैसा तो रोज चाहिए। वो है 500 रुपये महीना। और आप ये बता दो कि 500 रुपये महीने में आज की महंगाई में क्या हो सकता है जी? मेरे हिसाब से कम 3-4 हज़ार रुपये तो या 5,000 होनी चाहिए, जिससे किसान दाल रोटी तो खा सके। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं और किसानों की? समस्याएं तो हमारे पास काफ़ी हैं। जैसे बीमे के नाम पे लूट हो जाती है, उसको नहीं दिया जाता किसानों को। कहते हैं जी, पहले तो कहते हैं जी आप सबको मिलेगा, काट लेते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि अब बैंक से पेमेंट होने लगा। मिल से पैसा बैंक में आया और मिल बैंक वालों ने जब देंगे काट लेंगे सोसाइटी वाला, वो हमें मिलता नहीं। वो कहते हैं पहले पूरा एरिया 70-80% एरिया बर्बाद होगा, तब हम कुछ सोच कर कुछ देंगे। जो साइंटिस्ट लोग हैं हमारे यहाँ, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, जो वे भी भाव निर्धारित करते हैं, खर्चा लगाते हैं फसल का। अब इसमें इतने बीघे में इतना खर्चा आ चुका, और वे भेजते हैं फिर सरकार को, लखनऊ में भेजते हैं। तो वो बात भी नहीं चलती किसान की। और जो किसान बताते हैं कि इतना खर्चा आ चुका, उस पर कोई अमल नहीं दिया जाता। उस पर तो मतलब किसान को तो और दबाया जा रहा। सब ज़्यादातर किसान जो पशु पालते हैं, तो ज़्यादातर जो बछड़ा होता है उसको छोड़ देते हैं अपने घर से। फिर बड़े होते हैं तो जंगल में वो सब जगह भाई जानवर है, तो गेहूं हो चाहे गन्ना हो उसका पौधा खाता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को तारबंदी में हमें सब्सिडी का दिलवानी चाहिए, जिससे कि हर एक किसान को आसानी हो जाए। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो फायदा तो होने का, उस 1 साल में टोटल जमा करना हमें, तो वो पैसा आओगा कहाँ से जमा करने के लिए? मुझे जरूरत है, जब भी तो मैं किसान क्रेडिट कार्ड लिया।
और वे कहते हैं 1 साल में मूल भी और ब्याज भी जमा करो। तो मेरे पास जब है ही नहीं तो जमा कहाँ से करूँ? मैं किसी सूदखोर से लूँ? आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट। विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोड़। इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब फास्ट फॉर जॉब। इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार। देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार? निर्मला सीतारामन का बिग बजट। सीएनबीसी आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर। बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, लेकिन मेरे साथ सपने होंगे सच। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। मुंबई में देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी होने वाली है। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर मेहमान मुंबई पहुंच रहे हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में भी जारी हैं। सोमवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी मेहंदी की सेरेमनी हुई, जिसमें सलमान खान, सारा अली खान, जानवी कपूर से लेकर अनन्या पांडे, रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की। ये तस्वीरें उसी सेरेमनी से। क्या फूड पैकेट पर दिए गए लेबल को पढ़ते हैं? ये पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि पैकेट पर असली जानकारी बहुत छोटे अक्षरों में दी जाती है। मसलन कि कितनी चीनी है, कितना नमक है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। अब फसाई सामग्री की जानकारी बोल्ड लेटर्स में देने के नियम बनाने जा रहा है। क्या होगा इसका फायदा, कैसे ये सब कुछ होगा, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। आज शाम 5:57 पर पैकेट वाला खाना, अब सब होगा बताना। तो समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।